Hello everyone, this is Pooja Arora, and today I'm going to teach you the fourth chapter of your book Flamingo, The Rat Trap. The Rat Trap is written by Selma Lagerlöf. Talking about the author, she was born in 1858 and died in 1940. She was basically a Swedish writer whose stories have been translated into many other languages. This particular story, The Rat Trap, स्वीडन की माइंस में सेटअप की गई है. स्वीडन की अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो इट्स बेसिकली फेमस फॉर इट्स आयरन ओर माइंस. माइनिंग बहुत ज़्यादा फेमस होती थी वहाँ पर, और जितनी भी फोक टेल्स स्वीडन के बारे में पढ़ी जाएं उन सब में इन आयरन ओर्स का मेंशन स्पेसिफिकली होता है, सिंस इट होल्ड्स अ प्रोमिनेंट प्लेस इन स्वीडन्स हिस्ट्री. दिस स्टोरी इज़ नरेटेड इन द मैनर ऑफ अ फेरी टेल. जैसे फेरी टेल बिगिन होती है वंस अपॉन अ टाइम, सिमिलरली दिस स्टोरी इज़ ऑल्सो टोल्ड इन द मैनर ऑफ अ फेरी टेल. And it gives us the message that the emotions of love and acceptance can reform others, which basically goes like कि अगर आप किसी को love और understanding से handle करो, उसको समझो, उसकी सिचुएशन को समझने के बाद में उसे हेल्प करना चाहो, तो कितना भी बुरा इंसान क्यों ना हो वो रिफॉर्म हो सकता है. दिस इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ दिस चैप्टर. दिस इज़ द रोड मैप ऑफ दिस चैप्टर, द रैट ट्रैप. The basic idea of this chapter is that the whole world is a rat trap. ये पूरी दुनिया एक rat trap की तरह एक्ट करती है, जैसे rat trap फंक्शन करता है similarly. And it's this rat trap is used in metaphorical sense. Metaphor की तरह यूज़ हुआ है because word has been compared to a rat trap here. Secondly, when we talk about the rat trap seller, उसकी qualities हैं: he is lonely, he is poor, he is hungry, he is vagabond, he has no home of his own. Thankless है for many people whom he meet in the story. और ये जो थ्योरी है the word is a rat trap, ये rat trap seller ही बनाता है इस थ्योरी को. ही इज़ अ बैगर एंड अ थीफ टू, चीट्स द क्रॉफ्टर. अभी हमने पढ़ा कि इज़ थैंकलेस. थैंकलेस क्यों है? क्योंकि उसने क्रॉफ्टर को चीट किया, हु वॉज हेल्पफुल टू हिम. देन ही वॉज थैंकलेस टू ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस ऑल्सो, हु गेव हिम अ स्टे एट देयर फॉर्ज. एंड ही थिंक्स दैट ऑल गुड थिंग्स आर लाइक बेट्स. एक बेट की तरह, ग्रीड की तरह इस वर्ड में सारी अच्छी चीज़ें हमें दी गई हैं, सो दैट वी फॉल इन टू द रैट ट्रैप. बट फाइनली ही मेंड हिज वेज, और फिर एडला के लिए वो थैंकफुल फील करता है. ही इज़ नॉट थैंकलेस टू एडला, एडला के लिए थैंकफुल फील करता है एंड गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड. द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी इज़ आयरन मास्टर. आयरन मास्टर इज़ द ओनर ऑफ रामसो आयरन मिल and he had been in the army in his young days. He mistook rat trap seller for Captain Niels Olof. He stayed with his daughter at Manor House and enjoyed good financial and social status. Next, Edla. Edla is Iron Master's daughter. She believes in essential goodness of human beings. She is the one who helped rat trap seller to transform. वो एक वेगाबॉन्ड है रेड ट्रैप सेलर, और उस वेगाबॉन्ड को वो एक सिविलाइज्ड मैन में ट्रांसफॉर्म कर देती है, जस्ट बिकॉज ऑफ हर लविंग एंड अंडरस्टैंडिंग नेचर. शी अंडरस्टैंड्स द थिंग्स बेटर देन हर फादर. अब फादर आयरन मास्टर से बेटर अंडरस्टैंडिंग है एडला की. एंड शी इज़ अ ट्रू क्रिश्चियन. जो क्रिश्चियनिटी के लेसन्स हैं उनको उसने ट्रूली इम्पार्ट किया हुआ है अपने अंदर. Another important character is the crofter. He worked at Ramso Iron Mill when he was young. He is a lonely man. He has nobody with whom he could share his emotions. And that is the reason कि वो रेड ट्रैप सेलर को अपने घर में एडमिट करता है, बहुत अच्छे से वेलकम देता है. He offered him food, tobacco, shelter. He was cheated by the rat trap seller. क्योंकि जो 30 क्रोनर्स क्रॉफ्टर दिखाता है रेड ट्रैप सेलर को, वो उससे चुरा कर ले जाता है. ही इज़ वेरी टॉकेटिव एंड फ्रेंडली इन नेचर. सो विल बिगिन रीडिंग द स्टोरी नाउ. As we have discussed earlier too, the story begins with the line with which fairy tale begins. It begins like, once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of wire. एक बार की बात है कि एक आदमी था जो छोटे छोटे रैट ट्रैप वायर से बनाकर बेचता था.
He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms. अब उन rat traps को बनाने के लिए जो मटेरियल था वो कभी तो बेगिंग करता था और कभी बड़े फार्म्स पर चोरी करके उसे मिल जाता था. बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल. बिजनेस फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं है. चाहे उसे उसका जो रॉ मटेरियल है वो फ्री में मिल जाता है, उसे वो बनाता भी खुद है, तो बेसिकली उस पर कोई कॉस्ट उसकी नहीं इन्वॉल्व हो रही है, सिर्फ मेहनत है. लेकिन फिर भी बिज़नेस ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है क्योंकि उसके रेट ट्रैप ज़्यादा बिकते नहीं हैं. सो ही हैड टू रिजॉर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर. रिजॉर्ट मीन्स टू टेक हेल्प ऑफ, तो उसे कभी बेगिंग करनी पड़ती है, कभी छोटी मोटी थीवरी चोरी करनी पड़ती है ज़िंदा रहने के लिए. टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर मीन्स टू सर्वाइव. इवन सो उसके क्लोथ्स भी रैग्स में हैं, रैग्स फटे हुए हैं. हिज चीक्स वर संकन, चीक्स उसके अंदर संकन है, धसे हुए हैं, विच क्लियरली इंडिकेट्स दैट मोस्ट ऑफ द टाइम ही रिमेन्स हंग्री एंड ही इज़ malnourished. एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज, ग्लीम इज़ शाइन, उसकी आँखों में ही हंगर चमकती है, दिखती है. नो वन कैन इमेजिन how sad and monotonous life can appear to such a vagabond. Vagabond is any person who is homeless, जिसका अपना कोई घर नहीं है, होमलेस है, दिन भर भटकता रहता है और जहाँ भी रात हो वहाँ शेल्टर लेके सो जाता है. तो कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता है कि रेड ट्रैप सेलर जैसे वेगाबॉन्ड के लिए लाइफ कितनी सैड और मोनोटोनस हो सकती है. मोनोटोनस इज़ डल एंड बोरिंग. जब भी हम कोई काम रेपिटेटिवली करते रहते हैं तो हमारे लिए वो डल और बोरिंग हो जाता है, विच मीन्स दैट वर्क इज़ मोनोटोनस. तो रेड ट्रैप सेलर की लाइफ भी वैसी ही मोनोटोनस थी. हु प्लॉड्स अलॉन्ग द रोड लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन. प्लॉड मीन्स टू वॉक, चलना. रोड पर चलता रहता है सारा दिन. लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस थाट्स, अपने ही विचारों में खोया रहता है. बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इन टू अ लाइन ऑफ थाट. लेकिन एक दिन ऐसे ही खाली बैठा हुआ होता है तो बैठे बैठे उसको एक लाइन ऑफ थॉट, एक आइडिया उसके माइंड में आता है, विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग, और वो उसे बहुत एंटरटेनिंग आइडिया लगता है. ऑब्वियसली अब नेचुरली वो अपने रैट ट्रैप्स के बारे में ही सोच रहा होगा जब ये आइडिया उसे आया, क्योंकि इस आइडिया में रैट ट्रैप्स के बारे में ही बात थी. When suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, cities, villages was nothing but a big rat trap. आइडिया क्या था कि ये पूरी दुनिया, जो हमारे आसपास की सारी दुनिया है, इसमें इतना बड़ा लैंड है, इतने सारे सी हैं, सिटीज़ हैं, विलेजेस हैं, ये सब कुछ नहीं, बस एक बड़ा सा रैट ट्रैप है जो हम सब लोगों को फंसाने के लिए भगवान ने बनाया है. It had never existed for any other purpose than to set baits for people. लोगों को फंसाने के अलावा इसका कभी कोई और पर्पस रहा ही नहीं है. इसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि ये लोगों के लिए बेट सेट करे, ग्रीड सेट करे और लोग उसमें फंस जाएं. इसमें रिचेस, जॉय, शेल्टर, फूड, हीट और क्लोथिंग बिल्कुल वैसे ही ऑफ़र किए जाते हैं जैसे कि एक रैट ट्रैप में चीज़ और पोक होता है रैट को अट्रैक्ट करने के लिए, टेम्प्ट करने के लिए. एंड एज सून एज एनी वन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बेट इट क्लोज इन ऑन हिम. और जैसे ही कोई टेम्प्ट होकर इन चीज़ों को टच करने की कोशिश करता है तो ये रैट ट्रैप उस पर बंद हो जाता है. एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और हर चीज़ का यहीं अंत हो जाता है. वी हैव सीन मैनी पीपल, जो लोग अंडरफेड हैं, डेस्टिट्यूट में हैं, पावर्टी में हैं, तो उनके पास जो चीज़ें नहीं हैं वो चीज़ें पाने के लिए, इट माइट बी द बेसिक नेसेसिटी ऑल्सो, अगर खाने के लिए कुछ नहीं है तो वो इंसान क्या करेगा, वो खाना ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से चुराएगा, क्योंकि ज़िंदा रहना तो ज़रूरी है ना. और जैसे ही वो चोरी करता है वो फंस जाता है. तो इसी तरह से ये जितनी भी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाना, बेसिक नेसेसिटीज़ ही चोरी की जाती हैं. हम लोगों के पास सब कुछ होता है, फिर भी कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जो हमारे पास नहीं है, और अगर हमें ना मिले तो समटाइम्स वी गेट टेम्प्टेड, उसे देख के गलत काम करने का मन करता है हमारा उसे अचीव करने के लिए. तो जितनी भी रिचेस हैं इस दुनिया में, जॉय है, शेल्टर है, फूड है, हीट और क्लोथिंग है, मतलब इन अदर वर्ड्स ऑल द कम्फर्ट्स दैट दिस वर्ल्ड ऑफर्स, वो सब कम्फर्ट्स हमारे लिए एज अ बेट ही सेट किए गए हैं
जिन्हें अगर हम गलत तरीके से अचीव करने की कोशिश करें तो इट्स लाइक कि हमारे लिए एक ट्रैप सेट किया गया और हम उसमें फंसने वाले हैं. The word had, of course, never been very kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. It became a cherished pastime of his during many dreary ploddings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare, and of others who were still circling around the bait. Now, the difficult words in this paragraph: dreary. Dreary is sad. Plodding, walking. Dangerous snare. Snare is trap. तो अब रीज़न क्या था उसका इस लाइन ऑफ थॉट में जाने का. द रीज़न वॉज ये दुनिया उसके लिए ज़्यादा काइंड रही नहीं थी. किसी ने उसको काइंडनेस नहीं शो की थी कभी. जहाँ भी वो जाता ही वॉज जस्ट चेस्ड अवे, भगा दिया जाता था. तो दुनिया का जो उसके लिए काइंड नहीं रही है उसका इस तरह से बुरा सोचना, लाइक कि अगर मेरे साथ बुरा हो रहा है तो बाकी लोग भी खुश नहीं हैं, बाकी लोग भी कभी ना कभी स्ट्रैप में फंस रहे हैं. तो उन लोगों का इस तरह से बुरा सोचना उसका एक चेरिश्ड पास टाइम, फेवरेट पास टाइम बन गया. वो ये सोचने लगा कि कुछ लोग तो इस जाल में फंस चुके हैं और कुछ अभी भी चक्कर काट रहे हैं उसमें फंसने के लिए. बेट सबके लिए सेट किया जा चुका है और हर व्यक्ति जो गलत काम करेगा वो कभी ना कभी फंसेगा ज़रूर इसमें. ऐसा उसका थॉट था ये. Now, one dark evening, it happened that he was trudging along the road. He caught sight of a little grey cottage by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for the night. ऐसे ही एक डार्क इवनिंग थी और ही वॉज ट्रजिंग अलॉन्ग. ट्रजिंग इज़ वॉकिंग. रोड पर चलता हुआ जा रहा था कि उसे एक लिटिल ग्रे कॉटेज दिखा रोड साइड पर. अब क्योंकि अंधेरा होने वाला था, रात होने वाली थी, तो उसे एक ही घर दिख रहा है. तो नेक्स्ट जो आइडिया आया उसके माइंड में वो यही था कि नॉक करके यहाँ पर रात को शेल्टर मांगता हूँ अगर सोने की जगह मिल जाए तो. Nor was he refused. Instead of the sour faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. अब जिस पर्सन का ये घर था वो क्रॉफ्टर था, जिसके बारे में हम ऑलरेडी रोड मैप में पढ़ चुके हैं कि वो एक लोनली पर्सन है, अकेला रहता है. उसकी ना तो वाइफ है ना बच्चे हैं, घर में अकेला रहता है. तो जैसे ही उसे एक पर्सन दिखा कि कोई रात को शेल्टर मांगने आया, ही वॉज मोर देन हैप्पी टू वेलकम हिम, क्योंकि उसे कंपनी चाहिए थी. क्रॉफ्टर अकेला रहता है, उसके पास कोई बात करने के लिए भी नहीं होता. तो अगर कोई इंसान उसे मिल रहा है जिसके साथ वो कुछ अच्छा टाइम शेयर कर पाएगा, ये सोचकर क्रॉफ्टर ने उसे बहुत हैप्पीली वेलकम किया. यूजुअली तो लोग सार फेसेस, अजीब अजीब से चेहरे बना के रैट ट्रैप पेडलर के मुंह पे दरवाज़ा बंद कर देते थे, लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा हुआ. आज उसे वेलकम किया गया. ही पुट द पॉरेज पॉट ऑन द फायर एंड गेव हिम सपर. पॉरेज का पॉट, दलिया बनाने रखा उसने फटाफट से क्रॉफ्टर ने. एंड गेव हिम सपर. सपर इज़ द लास्ट मील ऑफ द डे. और रैट ट्रैप पेडलर को डिनर सर्व किया. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. उसके बाद में टोबैको रोल में से एक बड़ा सा पीस कट आउट किया, इतना बड़ा कि उससे क्रॉफ्टर का खुद का और रैट ट्रैप सेलर के लिए भी पाइप बन सके. Now they were going to smoke. Finally he got out an old pack of cards and played meolis with his guest until bedtime. Meolis is a famous game of cards played in Sweden. स्वीडन में खेली जाती है ये गेम. तो मेओलीज गेम उन्होंने रात को बेड टाइम तक खेली. अब ये एक ऐसा वेलकम था जो रैट ट्रैप सेलर ने शायद कभी अपनी लाइफ में इमेजिन भी नहीं किया होगा कि कभी कोई उसको अपने घर में ऐसे भी वेलकम कर सकता है. The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. ओल्ड मैन ने जितनी जेनरसली पॉरेज और टबैको सर्व किया रैट ट्रैप पेडलर को, उतनी ही जेनरसली उसने अपने कॉन्फिडेंसेस भी शेयर किए, अपने सीक्रेट्स भी. कॉन्फिडेंस मीन्स सीक्रेट्स. अपने सीक्रेट्स भी शेयर कर लिए एक स्ट्रेंजर, एक अजनबी इंसान के साथ. द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड. हु इज़ द गेस्ट हियर? द गेस्ट इज़ रैट ट्रैप पेडलर. उसको इन्फॉर्म किया गया at once that in his days of prosperity his host had been a crofter at Ramso Iron Works and had worked on the land. Now that he was no longer able to do day labor, it was his cow which supported him. Yes,
That Bossy was extraordinary. She could give milk for the creamery every day, and last month he had received all of 30 kroners in payment. Now, the secret that Crofter shared with the rat trap peddler was कि जब उसके प्रोस्पेरिटी के दिन थे, जब बहुत अच्छे दिन थे, तब वो रामसो आयरन वर्क्स में काम किया करता था. और अभी सिंस ही इज़ रिटायर्ड और डे लेबर अब ज़्यादा नहीं कर सकता है, तो उसके पास एक काव है जो उसकी लाइफ को सपोर्ट करती है. दिस काव को वो बॉसी कह के रेफ़र कर रहा है कि बॉसी, ये काव बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी और इतना मिल्क देती थी कि क्रॉफ्टर का खुद का तो अच्छे से गुजारा चलता ही था, बल्कि वो क्रीमरी में मिल्क सेल भी कराता था. और पिछले ही महीने ये मिल्क सेल करने के लिए उसे जो पेमेंट मिली थी, दैट वाज 30 kroner. नाउ टॉकिंग अबाउट द करेंसी एट दैट टाइम, द स्टोरी सेट अप अबाउट 100 years ago. तो उस टाइम में और आज में इन्फ्लेशन में काफ़ी फ़र्क आ चुका है. मनी की जो वैल्यू है शायद 100 times ग्रो कर चुकी होगी. तो वो जो 30 kroners थे वो अब काफ़ी बड़ा अमाउंट था. 30 kroners उसे मिले थे मिल्क की पेमेंट करके. The stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame. Now it rarely happens कि हमारे घर में कोई stranger आए और हम उसे बताएं कि हमारे घर में क्या क्या महंगी चीज़ें पड़ी हुई हैं. अब वो चीज़ें बताना तो दूर, इसके अलावा उसने ये भी किया कि जब रैट ट्रैप पेडलर थोड़ा इनक्रेडुलस लग रहा था. इनक्रेडुलस इज़ अनबिलीवेबल. 30 kroner अभी मैंने बताया कि बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी था, बहुत बड़ा अमाउंट था. तो जब ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी उसे लगा कि इतना पैसा कैसे हो सकता है इसके पास, वो भी सिर्फ मिल्क सेल करके, तो वो अनबिलीवेबल दिख रहा था. तो उसे विश्वास दिलाने के लिए ओल्ड मैन ने क्या किया, ही गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, टुक डाउन अ लेदर पाउच. विंडो तक गया और लेदर पाउच निकाला. उस लेदर पाउच में जिसमें उसने 30 kroners हैंग किए हुए थे विंडो साइड में, वो उसमें से 30 kroners को निकाल के रैट ट्रैप पेडलर के आगे पकड़े. देवर 3 wrinkled 10 kroner बिल्स. 3 अलग अलग नोट थे, वो 10 kroner के बिल्स थे. 10 kroner के 3 नोट थे और उसे अपने गेस्ट के आगे रखा, दिखाया उसे, नॉडिंग नोइंगली, और उसके बाद सर हिलाते हुए कहा, देखो ये रहा मनी, एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, और उसके बाद में वापस पाउच में रख दिए. जस्ट नाउ आई सेड कि कोई स्ट्रेंजर घर में आता है तो हम उसे अपने सीक्रेट्स नहीं बताते. ये नहीं बताते कि हमारे पास कितना पैसा है. अब पैसा बताना तो दूर की बात, क्या हम कभी उसे निकाल कर दिखा सकते हैं कि देखो यहाँ पर हम अपनी जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ छुपा कर रखते हैं. ऐसा तो कोई पागल ही करेगा, हम तो कभी भी नहीं करते हैं ऐसा. लेकिन क्रॉफ्टर ने ऐसा किया. ही शेयर्ड ऑल हिज सीक्रेट्स. नॉट ओनली ही शेयर्ड इट बट ही शोड हिम ऑल्सो कि कहाँ उसने अपना पैसा छुपा कर रखा हुआ है. The next day both men got up in good season. The crofter was in a hurry to milk his cow, and the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. अगली सुबह दोनों उठे. क्रॉफ्टर भी उठा और रैट ट्रैप पेडलर भी उठा. क्रॉफ्टर को तो जल्दी थी, अपनी काऊ को मिल्क करना था उसे, तो वो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ गया. और रैट ट्रैप पेडलर को लगा कि अब जब घर का होस्ट उठ चुका है तो मुझे सोए नहीं रहना चाहिए, तो वो भी उठ गया. और दोनों ने एक ही टाइम पर कॉटेज छोड़ा और अपने अपने रास्ते निकल पड़े. रैट ट्रैप पेडलर ने गुड बाय कहा, थैंक यू कहा क्रॉफ्टर को, उसकी जितनी भी गुडनेस थी, जो भी उसे वेलकम किया, इतना अच्छा वेलकम दिया गया, उसके लिए थैंक कहा. और दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़े. But half an hour later, the rat trap peddler stood again before the door. He did not try to get in, however, he only went to the window, smashed a pane, stuck in his hand, and got hold of the pouch with the 30 kroner. हाफ एन आवर बाद रैट ट्रैप पेडलर क्रॉफ्टर के घर के बाहर दोबारा खड़ा था. Yes, he had come back because he wanted to steal that money. जो क्रॉफ्टर ने अब उसके लिए बेट सेट किया था, उस बेट में फंस गया रैट ट्रैप पेडलर, और आधे घंटे बाद वो दरवाजे के बाहर दोबारा खड़ा था. उसे अंदर तो जाना ही नहीं था. व्हाट ही वांटेड वाज
दैट मनी। तो उसने विंडो का पेन इज़ ग्लास, स्मैश मीन्स टू ब्रेक, विंडो पेन ब्रेक किया, अंदर हाथ डाला और जहाँ वो पाउच विंडो के साथ में हैंग कर रखा था, वो पाउच निकाला, उसमें से 30 क्रोनर्स लिए, वापस से पाउच को अंदर रखा और चला गया। ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. Now, Rat Trap Peddler was having that money in his pocket. उसके पास 30 kroners थे अपनी pocket में. 30 kroner, I have already mentioned, is a huge sum of money when we are talking about a time which is about 100 years back. तो वो इतना सारा मनी था उसकी पॉकेट में एंड ही वॉज वॉकिंग, और वो अपनी स्मार्टनेस में बहुत खुश हो रहा है कि आज तो मैंने बहुत अच्छा काम किया कि इतना सारा पैसा चुरा लिया. एंड सडनली ही रियलाइज दैट एट फर्स्ट ही डियर नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इनटू द वुड्स. उसने रियलाइज़ किया कि अगर वो अब पब्लिक हाईवे पर चलता है तो दैट माइट बी रिस्की सिंस ही कुड बी कॉट बाय द पुलिस. तो व्हाट ही डिड वाज ही टर्न टुवर्ड्स द वुड्स. जंगल की तरफ उसने अपना रास्ता ले लिया, जंगल की तरफ मुड़ गया. उसे लगा जंगल में जाऊंगा तो कोई मुझे यहाँ पकड़ नहीं पाएगा. पुलिस क्यों पकड़ सकती थी उसे? सिंस ही वॉज हैविंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन हिज पॉकेट. नॉट ओनली दैट, उसकी जो अपीयरेंस थी वो भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रही थी कि उसके पॉकेट में इतना पैसा हो सकता है. उसे देखकर कोई भी नहीं मानेगा कि उसके पास में इतना पैसा हो सकता है. तो कोई भी अगर चोरी की रिपोर्ट की होगी क्रॉफ्टर ने, या अदरवाइज़ ऑल्सो पुलिस ने उसे रोक कर उसे सर्च किया अगर, तो उसकी पॉकेट में इतना पैसा निकलते ही उसके ऊपर शक जाएगा कि इतना पैसा उसके पास कहाँ से आया. So he took his way to the woods. During the first hours, this caused him no difficulty. Later in the day, it became worse. शुरू में कोई ट्रबल नहीं हुआ, बहुत इजीली वो चलता रहा वुड्स में, लेकिन धीरे धीरे उसके लिए कंडीशन डिफ़िकल्ट हो गई. Because it was a big and confusing forest which he had gotten into. He tried to be sure to walk in a definite direction, but the paths twisted back and forth so strangely. बिगिनिंग में तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी विद द मनी इन हिज पॉकेट, ही वॉज़ हैप्पी एट हिज स्मार्टनेस. तो वो चलता जा रहा था जंगल में, लेकिन सडनली धीरे धीरे ही रियलाइज्ड कि ये बहुत बड़ा और कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट है. इट वाज लाइक अ मेज़, एक मेज़ की तरह था, भूल भुलैया की तरह, जिसमें वो फंस गया था. फर्स्ट ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, क्योंकि काफ़ी देर चलने के बाद भी उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था बाहर जाने का. तो उसने एक डेफिनेट डायरेक्शन में चलने की कोशिश की, लेकिन जो रास्ते थे वो कभी आगे कभी पीछे घूमकर बहुत स्ट्रेंजली एक दूसरे के साथ ट्विस्ट हो रहे थे. ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड. अब वो चलता जा रहा है, लेकिन उसे जंगल का एंड नहीं मिल पा रहा है. वो जैसे जंगल के एक ही हिस्से में बार बार घूम रहा था. फाइनली उसने ये रियलाइज़ कर लिया. ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ड एंड द रैट ट्रैप. अब जब वो फंस गया, अब उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा बाहर जाने का, तब उसे अपना वो आइडिया भी याद आया, हिज लाइन ऑफ थॉट दैट दिस वर्ड इज़ अ रैट ट्रैप. तो जैसे ही उसे वो आइडिया याद आया, उसे समझ में आ गया कि अब उसकी टर्न आ चुकी है और वो इस वर्ड के रैट ट्रैप में फंस चुका है. ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बेट एंड हैड बीन कॉट. हुआ क्या था, उसके लिए एक बेट रखा गया और फूल बन के, एक मूर्ख बन के उसने उस बेट को पकड़ लिया. एंड नाउ ही इज़ कॉट. दिस होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक्स, ब्रांचेस, thickets, fallen logs closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. ये पूरे का पूरा फॉरेस्ट, इसमें जितने भी पेड़, उनकी ब्रांचेस हैं, ट्रंक्स हैं, thickets एंड फॉलन लॉग्स, लकड़ी के टुकड़े हैं, ये सब एक impenetrable prison की तरह काम कर रही थी. impenetrable which is difficult to escape from. एक ऐसा प्रिजन जिसमें से वो भाग नहीं सकता है. अब वो इस जंगल के प्रिजन में फंस चुका है. Since it was late in December, darkness was already descending over the forest. अब दिसंबर का मंथ है, क्रिसमस इज़ ऑल्सो नियर बाय. डार्कनेस, क्योंकि सर्दियों में अंधेरा जल्दी होता है, मोर ओवर फॉरेस्ट में कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट ही होती है.
इतने डीप फॉरेस्ट में, घने जंगल में पेड़ बहुत होते हैं, तो पेड़ों की वजह से अंधेरा भी जल्दी होता है, और अंधेरा होने पे डेंजर, खतरा बढ़ जाता है वाइल्ड एनिमल्स का। एंड इंक्रीज्ड ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर। डेंजर बढ़ने के साथ साथ उसकी ग्लूम इज सैडनेस, एंड डिस्पेयर डिसअपॉइंटमेंट भी बढ़ने लगी। फाइनली ही सॉ नो वे आउट एंड ही सैंग डाउन ऑन द ग्राउंड। जब उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखा, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो बाहर कैसे जाएगा, तो वो ज़मीन पर गिर गया, ज़मीन पर बैठ गया। टायर्ड टू डेथ, थक इतना चुका था कि बिल्कुल जैसे डेड की तरह उसे फील हो रहा था। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट्स हैड कम, बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड ही हर्ड अ साउंड। लेकिन जब वो इतना थक कर ज़मीन पर लेटा जैसे ही, तो उसे एक आवाज़ सुनाई दी। इट वॉज अ थम्पिंग साउंड। और जैसे ही उसने वो आवाज़ सुनी, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, तो उसे क्लियर हो गया। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि स्वीडन में आयरन ओर माइंस बहुत फेमस हैं, और स्वीडन के जो रहने वाले हैं उन सबको तो मालूम ही है इन आयरन ओर माइंस के बारे में। तो वो जो रेगुलर हार्ड थम्पिंग की आवाज़ थी, इट वॉज नथिंग एल्स बट द हैमर स्ट्रोक्स। तो इस बारे में कोई डाउट नहीं था कि ये आवाज़ें कौन सी हैं। ये हैमर स्ट्रोक्स थे जो आयरन मिल से आ रहे थे, जहाँ पर हैमर को आयरन पर पीटा जा रहा था। सो ही थॉट देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय। नेक्स्ट थॉट जो उसके माइंड में आया कि अगर आयरन ओर पास में ही है, आयरन माइन पास में ही है जिसमें ये थम्पिंग हो रही है, तो लोग भी होंगे, और लोग होंगे तो उसे यहाँ से बाहर निकलने का और रात के लिए जगह भी, शेल्टर भी मिल जाएगी। तो अब वो खतरे में नहीं है, ये सोच के देयर वाज अ स्माइल ऑन हिज फेस। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, गॉट अप एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। अब उठा, अपने आप को किसी तरह उसने उठाया एफर्ट करके, और जो साउंड की डायरेक्शन थी, जहाँ से साउंड आ रहा था, उस तरफ ही स्टार्टेड स्टैगरिंग। स्टैगर मीन्स टू वॉक ऑकवर्डली, लड़खड़ा के चलना। सिंस ही वॉज वेरी टायर्ड, तो वो प्रॉपरली वॉक भी नहीं कर पा रहा था, बट ही स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। द रामसो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन। जिस समय ये स्टोरी सेटअप की गई थी उस समय भी रामसो आयरन मिल क्लोज हो चुकी है, लेकिन अगर हिस्ट्री के बारे में बात की जाए तो रामसो आयरन मिल एक बहुत प्रोमिनेंट, बहुत फेमस आयरन मिल थी स्वीडन की। तो स्टोरी लिखने के टाइम में ये बंद हो चुकी थी। बट नॉट सो लॉन्ग अगो इट वॉज़ अ लार्ज प्लांट। लेकिन ज़्यादा पुरानी बात नहीं है जब ये एक बहुत बड़ा प्लांट था आयरन माइनिंग का, विथ स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फॉर्ज, जिसमें स्मेल्टर इज़ गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म जिससे रेडनेस आ जाती है, ऐसा लोहा। रोलिंग मिल और फॉर्ज, भट्टियाँ जिसमें लोहे को पिघलाया जाता है, वो यहाँ पर थे। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हेवीली लोडेड barges and scows slid down the canal which led to a large inland lake। और बड़ी बड़ी कैनल के अंदर बोट्स देखी जा सकती थी जिनके अंदर लकड़ी को लाया ले जाया जाता था। विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक, अंदर एक बहुत बड़ी लेक थी, वहाँ तक जाता था कैनल से रास्ता। एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम द कोल डस्ट विच सिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स। और सर्दियों में रोड के सहारे ज़्यादा ठंड पड़ती होगी, तो अगर कैनल्स फ्रीज़ हो जाती हैं तो विंटर में वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होती थी। तो कोल डस्ट जब गिरती, कोल जब ट्रांसपोर्ट होता होगा, क्योंकि आयरन माइंस में आयरन को पिघलाने के लिए बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए, और वो टेम्परेचर अचीव करने के लिए कोल बर्न करना पड़ता था। तो कोल जो वहाँ अंदर तक ट्रांसपोर्ट होता था रोड्स के थ्रू, जब वो कोल की डस्ट गिरती थी तो पूरी की पूरी रोड्स बिल्कुल ब्लैक थी। During one of the long dark evenings just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron, which had been put in the fire to be ready to be put on the anvil। अब ऐसे ही एक लॉन्ग डार्क इवनिंग है, क्रिसमस से बस कुछ ही समय पहले, 1 या 2 दिन पहले का टाइम है। मास्टर स्मिथ ब्लैक स्मिथ लोहार को बोलते हैं जो लोहे का काम करता है, तो मास्टर स्मिथ उनका जो हेड हो गया, और उसका हेल्पर, वो दोनों एक फॉर्ज के पास बैठे हैं। उन्होंने फॉर्ज में, भट्टी में, फर्नेस में एक पिग आयरन का पीस रखा है। पिग आयरन रॉ आयरन,
रॉ आयरन जैसे वो अर्थ से एक्सट्रैक्ट होता है, वो पीस रखा है, वो गर्म होगा और उसे फायर पे रखा है गर्म होने के लिए, और बाद में जब वो बहुत गर्म हो जाएगा तो उसे एनविल पर डाला जाएगा फॉर द डिज़ाइनिंग, फॉर द शेप. Every now and then one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar, returning in a few moments, dripping with perspiration. Every now and then, हर थोड़ी देर में उनमें से कोई एक उठता. टर्न बाय टर्न दे यूज टू गेट अप. पहले जैसे मास्टर स्मिथ उठा तो सेकेंड टाइम उसका हेल्पर उठेगा. उनके हाथ में एक बड़ी लॉन्ग आयरन बार रहती जिससे उन्हें उस ग्लोइंग मास को मूव करके, स्टर करके आना पड़ता था. जो लोहा पिघल रहा है उसे हिला के आना पड़ता था. और इस पूरे प्रोसेस में कुछ ही मोमेंट्स लगते थे, कुछ सेकंड्स लगते थे जाना और लॉन्ग बार से उस लोहे, पिघले हुए लोहे को हिला कर आना. लेकिन टेम्परेचर इतना ज़्यादा था लोहे को मेल्ट करने के लिए, आयरन को मेल्ट करने के लिए, कि जो भी जाता वापस आता तो ही वॉज परस्पायरिंग. पसीने आ रहे होते थे इतनी ठंड में भी, दिसंबर में भी, जब बाहर सब कुछ जम रहा है. एंड एज वॉज द कस्टम ही वोर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट. और जो ट्रेडिशन था उसके अकॉर्डिंग वो एक लंबी सी शर्ट पहनते थे और वुडन शूज़ पहनते थे, वुड के शूज़. मे बी लेदर हीट को ट्रांसमिट करेगा, पैर गर्म हो जाएंगे, तो इसलिए लेदर नहीं वुडन शूज़ चलते थे फॉर्ज के अंदर. ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड. अलग अलग तरह की आवाज़ें आ रही होती थी फौज में. बिग बेलोज ग्रोन. बेलो जहाँ पर कोल को रखा गया गर्म करने के लिए, उसमें से ग्रोनिंग साउंड आते थे. द बर्निंग कोल क्रैक्ड. कोल जब गर्म होता था तो वो क्रैक होता था, टूटता था, उसकी आवाज़. और वो कोल अंदर डालने का काम जो फायर बॉय कर रहा है, एक शॉवल एक टूल होता है जिसकी हेल्प से चारकोल को वो फर्नेस के अंदर डाल रहा था, कोयले को, तो उसकी आवाज़ें. आउटसाइड रोड द वाटरफॉल. और फौज के बाहर एक बड़ा वाटरफॉल था, उस वाटरफॉल से पानी के गिरने की आवाज़ें आ रही थी. नॉट ओनली दैट, एक शार्प नॉर्थ विंड, नॉर्थ डायरेक्शन की विंड भी चल रही थी जो उस वाटरफॉल के पास से जब गुजरती तो पानी को अपने साथ हवा लेकर आ रही थी. और वो एक रेन की तरह, जैसे बारिश गिरती है, बारिश की आवाज़ होती है, बिल्कुल उसी तरह रेन की तरह वो पानी की बूंदें. ब्रिक टाइल्ड रूफ. ब्रिक वाली छत जिस पर ईंटें लगी हुई थी उस पर टकराती थी तो वो आवाज़ भी होती थी. सो देयर वर ह्यूज नॉइसेस. बहुत सारी अलग अलग तरह की आवाज़ें थी. It was probably on account of all these noises that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace. अब शायद इन्हीं आवाज़ों की वजह से ब्लैकस्मिथ ने नोटिस नहीं किया कि दरवाज़ा खुला है और कोई अंदर आया है. अब नॉट ओनली दैट द मैन हैड एंटर्ड, वो उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा भी हो गया है. और ऑब्वियसली कुछ अनयूजुअल नहीं था इसमें. ऐसे पुअर वेगाबॉन्ड्स अक्सर आते रहते थे नाइट शेल्टर के लिए, क्योंकि जंगल में अगर वो घूम रहे हैं, कोई भी वेगाबॉन्ड जिसका घर नहीं है, बेघर इंसान घूम रहा है और उसे फॉर्ज में से लाइट दिखेगी तो ठंड में लाइट उसे अट्रैक्ट करेगी, ये सोचकर कि वहाँ फायर होगी. थ्रू द सूटी पेन्स ग्लास पेन्स में से, ग्लास में, विंडो के ग्लास में से जब वो रोशनी बाहर जाती है तो वो वेगाबॉन्ड्स को अट्रैक्ट करती है. तो यूजुअली वहाँ पर वेगाबॉन्ड्स नाइट स्पेंड करने के लिए आते रहते थे, टू वार्म देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ द फायर. द ब्लैकस्मिथ glanced only casually and indifferently at the intruder. He looked the way people of his type usually did, with a long beard, dirty, ragged, and with a bunch of rat traps dangling on his chest. अब ब्लैकस्मिथ ने जब रैट ट्रैप पेडलर को देखा तो वो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा उसकी तरह के लोग लगते हैं. ही लुक द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डेड. कैसा लग रहा था? उसकी लॉन्ग बियर्ड थी, बहुत डर्टी था वो दिखने में, रैग्ड, कपड़े फटे हुए हैं और बंच ऑफ रैट ट्रैप्स उसकी चेस्ट पर डैंगल कर रहे हैं. डैंगल इज हैंगिंग. He asked permission to stay and the master blacksmith nodded a haughty consent without honoring him with a single word. Haughty is full of pride. अब जब रेड ट्रैप पेडलर ने वहाँ रहने के लिए जगह मांगी रात की तो मास्टर ब्लैकस्मिथ ने उसे सिर्फ विद प्राइड सिर्फ अपना सर हिलाकर नॉड कर दिया कि हाँ यू कैन स्टे हेयर, लेकिन एक भी सिंगल वर्ड नहीं कहा. सिर्फ जेस्चर्स के थ्रू उसे इशारा दिया कि वो रुक सकता है.
नाउ द ट्रैम्प ऑल्सो डिड नॉट से एनीथिंग ईदर. वो वहाँ बातें करने थोड़ी आया था. ही हैड कम देयर ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप. तो उसे भी नींद आ रही थी, थका हुआ था वो सारे दिन का. उसे बातें तो करनी नहीं थी, तो वो भी चुपचाप सो गया. In those days, the Ramso iron mill was owned by a very prominent iron master, whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. He watched both night and day to see that the work was done as well as possible. And at this very moment, he came into the forge on one of his nightly rounds of inspection. उन दिनों रामसो आयरन मिल का ओनर एक प्रोमिनेंट आयरन मास्टर था. प्रोमिनेंट, वेरी फेमस, जिसका लाइफ का सबसे बड़ा एम्बिशन था कि अच्छे से अच्छी क्वालिटी का आयरन मार्केट में एक्सपोर्ट किया जाए. अब दिन रात वो इसी काम के लिए ये देखने के लिए कि काम अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा, वो दिन हो या रात हो कभी भी इंस्पेक्शन के लिए आ जाता था. और ऐसे ही एक नाइटली राउंड ऑफ इंस्पेक्शन पर वो उस मोमेंट पर आया जब रेड ट्रैप पेडलर ने फॉर्ज में रुकने की जगह मांगी है और वो सोया है. Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. रेड ट्रैप पेडलर के कपड़े भीगे हुए थे और वो फर्नेस के इतनी क्लोज सो रहा था कि गर्मी की वजह से उसके कपड़ों में से धुएं उठ रहे थे. तो जब कोई अंदर आएगा, जैसे ही आयरन मास्टर फॉर्ज के अंदर आए, तो उन्हें जो सबसे पहली चीज़ दिखी वो यही था कि एक रेड ट्रैप पेडलर और इन अदर वर्ड्स एक वेगा बॉन्ड वहाँ पर सोया हुआ है. अब 3 लोगों की हम अब तक बात कर चुके हैं. 3 अलग अलग कैरेक्टर स्टोरी में आ चुके हैं अदर देन द रेड ट्रैप पेडलर. फर्स्ट ही मेट क्रॉफ्टर. क्रॉफ्टर जब यंग था तो उन दिनों में इसी रामसो आयरन मिल में काम करता था, बट नाउ ही हैज़ रिटायर्ड. सेकेंड ही मेट मास्टर ब्लैकस्मिथ. जो ब्लैकस्मिथ का काम है यहाँ आयरन मिल में, उन सब का वो हेड है, वो मास्टर ब्लैकस्मिथ है. एंड थिर्डली ही मेट आयरन मास्टर. आयरन मास्टर इज़ द ओनर ऑफ दिस रामसो आयरन मिल. तो जैसे ही आयरन मास्टर ने उसे देखा, ही डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ ब्लैकस्मिथ हु हैड हार्डली डेन टू लुक एट द स्ट्रेंजर. अब जो ब्लैक स्मिथ था, इन अदर वर्ड्स मास्टर स्मिथ, उसने तो रेड ट्रैप पेडलर की तरफ देखा भी नहीं था ढंग से, लेकिन आयरन मास्टर ने उस एग्जाम्पल को फॉलो नहीं किया. विच मीन्स अनलाइक मास्टर स्मिथ, आयरन मास्टर सीधा उस स्ट्रेंजर के पास गए. ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, लुकड हिम ओवर वेरी केयरफुली, देन टोर ऑफ ए स्लाउच हैट टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस. उसके बाद उसके चेहरे पर जो उसने हैट रखी हुई थी वो हटाई, और ताकि उसका चेहरा ढंग से देख सकें. और ये क्या, जैसे ही आयरन मास्टर ने उसे देखा, ही सेड, ऑफ कोर्स इट्स यू नील्स ऑलफ, हाउ यू डू लुक. ओ, ये तो तुम हो नील्स ऑलफ, तुम कैसे दिख रहे हो. एंड द मैन विद द रैट ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रामसो एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वॉज. रैट ट्रैप पेडलर ने आयरन मास्टर को पहले कभी नहीं देखा था और ना ही उनका नाम जानता था. आयरन मास्टर को लग रहा है कि उन्होंने रेड ट्रैप पेडलर को पहले देखा है. नॉट इवन दैट, उन्होंने तो उसे एक नेम से भी कॉल किया. ही एड्रेस्ड हिम एज नील्स ऑलफ. लेकिन रेड ट्रैप पेडलर तो उन्हें जानता ही नहीं है. बट इट अकर्ड टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वाज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रॉनर्स. लेकिन जैसा वो है, जितना ईविल उसका माइंडसेट है रेड ट्रैप पेडलर का, उसे लगा कि अगर मैं इन्हें धोखे में ही रहने दूं, कि ये अगर मुझे अपना ओल्ड एक्वेंटेंस मान रहे हैं तो मानते रहें, मैं इन्हें कुछ बताता नहीं हूँ रियलिटी, तो शायद ये कुछ पैसे दे के मेरी हेल्प कर देंगे, मुझे अपना पुराना एक्वेंटेंस, जान पहचान वाला समझकर. देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस. तो उसने एकदम से आयरन मास्टर को अनडिसीव नहीं किया. उन्हें ये नहीं कहा कि आप मुझे गलत समझ रहे हो. So he said, yes, God knows things have gone downhill with me, he said. अब क्योंकि वो रेड ट्रैप पेडलर एकदम से आयरन मास्टर को अनडिसीव नहीं करना चाहता था, उन्हें धोखे से बाहर नहीं निकालना चाहता था, जिस धोखे में वो उसे नील्स ऑलफ समझ रहे थे. तो उसने उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि भगवान ही जानता है मैंने कितना बुरा समय देखा है. You should not have resigned from the regiment, said the iron master. That was the mistake. If only I had still been in the service at the time, it never would have happened. Well, now of course you will come home with me. Then the iron master said
कि रेजिमेंट से रिज़ाइन करना, आर्मी में जहाँ दोनों साथ में काम करते थे वहाँ से रिज़ाइन करना तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। अगर मैं होता तो मैं तुम्हें कभी रिज़ाइन ना करने देता। देन ही इन्वाइटेड रेड ट्रैप पेडलर टू हिज होम to go along up to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade. That, however, did not please the tramp. मैनर हाउस रेफर्स टू आयरन मास्टर्स हाउस। तो अब आयरन मास्टर के साथ उनके घर पर जाना और वहाँ ऐसे वेलकम रिसीव करना जैसे कि वो उनका पुराना रेजिमेंट का कॉमरेड है। आई थिंक दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू कि आयरन मास्टर और नील्स ओलफ जो वो रेड ट्रैप पेडलर को समझ रहे हैं, वो दोनों आर्मी में एक ही रेजिमेंट के कंपेनियंस थे। तो वहाँ जाना रेड ट्रैप पेडलर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था ये आइडिया, क्योंकि उसे मालूम था कि रेड ट्रैप पेडलर अगर आयरन मास्टर के घर पर जाएगा तो वहाँ उसके पकड़े जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो ही सेड नो, आई कुडंट थिंक ऑफ इट, लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, और काफ़ी अलार्म हो गया, वो एकदम से अवेयर हो गया। ही थॉट ऑफ दोज 30 kroner ऑल्सो जो उसकी पॉकेट में थे। आयरन मास्टर के घर पे जाना बिल्कुल ऐसे ही होगा, लाइक वॉलंटरली थ्रोइंग हिमसेल्फ इनटू द लायंस डेन, कि जैसे वो जानबूझकर अपने आप को लायन की डेन में ले जाए, शेर की गुफा में, कि आओ शेर को कह रहा है मुझे खाओ। बिल्कुल ऐसे ही होगा, अपने आप को खुद फंसाने वाली बात होगी। ही ओनली वॉन्टेड अ चांस टू स्लीप हेयर। अब फर्नेस में आने का उसका एक ही सोल पर्पस था कि वो यहाँ पर रात आराम से गुजारना चाहता था, और देन स्नीक अवे एज इनकॉन्स्पिशियसली एज पॉसिबल, और मॉर्निंग में इनकॉन्स्पिशियसली विदाउट रेजिंग अ डाउट, बिना किसी के शक किए वो वहाँ से चुपचाप निकल जाना चाहता था। द आयरन मास्टर assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. लेकिन आयरन मास्टर जो उसे नील्स ओलफ समझ रहे हैं, उन्हें तो यही लगा कि अपनी क्लोथिंग की वजह से, अपनी अपीयरेंस की वजह से वो उनके घर नहीं जाना चाह रहा है। तो उसे कन्विंस करने के लिए आयरन मास्टर कहते हैं, प्लीज़ डोंट थिंक कि मेरा इतना फ़ाइन होम है, इतना बड़ा घर है कि तुम वहाँ नहीं जा पाओगे। फर्दर उन्होंने कहा कि एलिज़ाबेथ जो आयरन मास्टर की वाइफ हैं वो डेड हैं, मर चुकी हैं, जैसा कि सुना भी होगा। माई बॉयज़ आर अब्रॉड। अब आयरन मास्टर के बेटे बाहर रहते हैं, घर पर उनके और उनकी बड़ी बेटी के अलावा और कोई भी नहीं है। एंड वी वर जस्ट सेइंग, आयरन मास्टर ने आगे कहा कि मैं और मेरी बेटी डिस्कस ही कर रहे थे कि कितनी बुरी बात है कि क्रिसमस पर कोई कंपनी नहीं है, क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए हमारे साथ कोई नहीं है। नाउ कम अलॉन्ग विद मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर। तो उन्होंने आयरन मास्टर ने रेड ट्रैप पेडलर को अपने घर इनवाइट किया कि क्रिसमस पर तुम खाना जल्दी ख़त्म करने में हमारी हेल्प करना। क्रिसमस फीस्ट इन्जॉय करने के लिए उन्होंने रेड ट्रैप पेडलर को इनवाइट किया। डे आफ्टर द नेक्स्ट डे, 2 दिन बाद क्रिसमस है। बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड अगेन नो, क्योंकि उसको मालूम था कि अभी उसके पास में बेट है, 30 kroner उसकी पॉकेट में है, और अब वो आयरन मास्टर के घर जाना बिल्कुल रेड ट्रैप में जानबूझकर ही फंसना होगा। आयरन मास्टर ने देखा दैट ही मस्ट गिव इन, कि रेड ट्रैप पेडलर तो मान ही नहीं रहा है, तो उन्हें गिव अप करना पड़ेगा। एंड ही सेड इट लुक्स एज दो कैप्टन वांट्स टू हेल्प, प्रेफर टू स्टे विद यू टुनाइट सार्जेंट स्टॉर्म। ही सेड दिस टू द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड टर्न्ड ऑन हिज हील। मास्टर ब्लैकस्मिथ की तरफ फेस करके आयरन मास्टर ने कहा, ऐसा लगता है जैसे कैप्टन वॉन स्टहल आज तुम्हारे साथ रुकना चाहते हैं। कैप्टन वॉन स्टहल भी नील्स ओलफ का ही नाम है। एंड ही टर्न्ड ऑन हिज हील मीन्स टर्न्ड अराउंड एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स हिज होम। लेकिन जिस तरह से वो हंसते हुए जा रहे थे, द ब्लैकस्मिथ हु न्यू हिम, ब्लैकस्मिथ जो उन्हें अच्छी तरह जानता है, उसे मालूम था दैट ही हैज़ नॉट अंडरस्टूड, दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, कि आयरन मास्टर ने अभी अपनी तरफ से बात ख़त्म नहीं की है, उनकी तरफ से अभी कुछ और एक्शन लेना बाकी है। विच मीन्स कि रेड ट्रैप पेडलर को अपने घर ले जाने के लिए अभी वो और कोशिश करेंगे। इट वॉज़ नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरेज व्हील्स आउटसाइड द फॉर्ज and a new guest came in. But this time it was not the Iron Master. He had sent his daughter apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself. अब आधा घंटा भी नहीं बीता था कि बाहर कैरेज के रुकने की आवाज़ आई, गाड़ी रुकने की, और एक नया गेस्ट आया। इस टाइम आयरन मास्टर नहीं, उनकी बड़ी बेटी एडला आई थी।
एरन मास्टर को लगा था कि जो एडला की पावर ऑफ परसुएशन है, परसुएड करना, प्रेशराइज करना, कन्विंस करना, वो पावर आयरन मास्टर से बेटर है। ये सोचकर उन्होंने एडला को भेजा था। शी एंटर्ड फॉलोड बाय अ वैले। एक वैले, एक सर्वेंट उसके पीछे पीछे था, एडला के पीछे, और उसके हाथ में एक बड़ा सा फर कोट था। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाई। एडला दिखने में बिल्कुल भी प्रिटी, सुंदर नहीं थी, लेकिन काफ़ी मॉडेस्ट, मॉडर्न और अच्छी पर्सनालिटी वाली थी, एंड शाय भी लग रही थी देखने में। इन द फॉर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग। फॉर्ज में सब कुछ पहले जैसा ही था। मास्टर ब्लैक स्मिथ अपने अप्रेंटिस ट्रेनी के साथ बेंच पर बैठे हुए थे। आयरन और चारकोल अभी भी फर्नेस में ग्लो कर रहा है, and the stranger had stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head and his hat pulled down over his eyes. वो फ्लोर पर लेटा हुआ है, गेस्ट, दैट इज़ रेड ट्रैप पेडलर, और उसके सर के नीचे एक पिग आयरन का पीस है, बड़ा सा। पिग आयरन इज़ रॉ आयरन। आयरन का पीस उसने सर के नीचे रखा हुआ है पिलो की तरह, और उसकी आंखें बंद थी। एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, जैसे ही एडला ने उसे देखा, वो उसके पास गई और उसके चेहरे से हैट हटाई। द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन। जैसे ही हैट हटाई तो एडला को लगा कि ये एक आँख खोल के सोने का हैबिचुअल है, क्योंकि उसकी एक आँख खुली थी, एक बंद थी। और जैसे ही हैट हटी, ही जम्प्ड अप एब्रप्टली। एब्रप्टली इज इंस्टेंटली, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। रेड ट्रैप पेडलर उठा, एंड ही सीम टू बी क्वाइट फ्राइटेंड। फ्राइटेंड इज अफ्रेड, बहुत डरा हुआ लग रहा था। तो उसे काम डाउन करने के लिए उस यंग गर्ल एडला ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसका पूरा नाम एडला विल्मनसन है, ऐसा उसने बताया। वो आयरन मास्टर की बेटी है। और आगे उसने कहा कि जब फादर घर आए एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फॉर्ज टुनाइट, और उन्होंने आकर बताया कि आप यहाँ रात को फॉर्ज में रुकना चाहते हैं, तो मैंने उनसे परमिशन मांगी कि मैं आपको घर ले जाना चाहती हूँ। आई एम सो सॉरी कैप्टन कि आपके साथ इतना बुरा समय रहा है। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली, बहुत कंपैशन के साथ, केयर के साथ एडला ने, आयरन मास्टर की बेटी ने रेड ट्रैप पेडलर की तरफ देखा, एंड विद हर हैवी आइज शी नोटिस दैट द मैन वॉज अफ्रेड। लेकिन उसने एकदम से नोटिस कर लिया कि रेड ट्रैप पेडलर बहुत डरा हुआ है। कितना डरा हुआ है? ऐसे जैसे आइदर ही हैज स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल, कि या तो उसने कुछ चुराया है या वो जेल से भागा है। ऐसा डर दिख रहा था उसके चेहरे पर। तो उसे एश्योर करने के लिए एडला ने कहा, यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यूल बी अलाउड टू लीव जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, कि जितने आराम से फ्रीली आप आ रहे हैं मेरे साथ, उतने ही फ्रीली आपको वापस भी जाने दिया जाएगा जब आप चाहें। सिर्फ क्रिसमस ईव हमारे साथ स्पेंड कीजिए। एंड शी सेड दिस इन सच अ फ्रेंडली वे कि रेड ट्रैप पेडलर फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, और वो उसे मना नहीं कर पाया। He further said, it would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss. मैंने सोचा भी नहीं था कि आप खुद ही आ जाओगे। I'll come at once, मैं चलता हूँ आपके साथ। He accepted the fur coat which the valet handed him with a deep bow. अब वेले सर्वेंट के हाथ में जो कोट था वो उसने बो डाउन करके हैंड ओवर किया रेड ट्रैप पेडलर को। He threw it over his rags. अब पेडलर ने अपने फटे हुए कपड़ों के ऊपर उस फर कोट को पहना और उस यंग लेडी के पीछे पीछे कैरेज तक चल पड़ा, विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एज ए ग्लैंस। और उसने इतना भी नहीं किया कि जो ब्लैक स्मिथ एस्टोनिश्ड, सरप्राइज होकर उसे देख रहा है, क्योंकि उसने आज से पहले ब्लैक स्मिथ ने ऐसा कभी नहीं देखा था कि आयरन मास्टर की बेटी खुद किसी को लेने आई हो। तो ब्लैक स्मिथ उसे देख रहा था हैरान नज़रों से, लेकिन जाते जाते थैंक्स कहना तो दूर, रेड ट्रैप पेडलर ने उसकी तरफ एक ग्लांस, एक नज़र भी नहीं डाली। बिगनिंग में आपको याद है, रोड मैप में भी डिस्कस्ड कि ही इज़ अ थैंकलेस पर्सन। थैंकलेस क्रॉफ्टर के लिए भी था, क्रॉफ्टर ने उसके साथ इतना अच्छा किया बट ही स्टोल हिज मनी, तो थैंकलेस था। ब्लैक स्मिथ ने उसे रात को रुकने की जगह दी, चाहे जिस भी एटीट्यूड से दी, पर जाते जाते एटलीस्ट एक थैंक कहना तो बनता था रेड ट्रैप पेडलर की तरफ से, पर उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं। And while he was riding up to the manor house, he had evil forebodings.
आयरन मास्टर के घर जाते हुए बुरे विचार आ रहे थे रैट ट्रैप पेडलर के मन में. ही वॉज थिंकिंग टू हिमसेल्फ, वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, कि मैंने क्रॉफ्टर का पैसा चुराया ही क्यों. नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, अब ये मेरे लिए जाल बन चुका है, मैं उसमें बैठा हुआ हूँ और शायद मैं इससे कभी बाहर नहीं निकल पाऊँगा. द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव. अब जिस दिन एडला रैट ट्रैप पेडलर को अपने साथ लेकर गई, वो दिन क्रिसमस ईव है. क्रिसमस से एक दिन पहले का दिन है, दैट इज़ 24 December. एंड वेन द आयरन मास्टर केम इन टू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, सुबह हो चुकी है, आयरन मास्टर ब्रेकफास्ट टेबल पर वेट कर रहे हैं. And he was probably thinking with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. और वो बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि वो अपने पुराने कॉमरेड कंपेनियन के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे वक्त ने अनएक्सपेक्टेड वेज में उन्हें उससे मिला दिया. फर्दर ही सेड टू हिज डॉटर, एडला के साथ आयरन मास्टर डिस्कस कर रहे हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये देखना होगा दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, कि उसकी थोड़ी हेल्थ ठीक हो जाए. हु वॉज बिजी एट द टेबल, एडला टेबल ले करने में लगी हुई है. शी वॉज लेइंग डाउन द टेबल, सजा रही है वो टेबल को. आयरन मास्टर कहते हैं फिर हमें ये देखना होगा दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू रादर देन टू रन अराउंड सेलिंग रैट ट्रैप्स, कि वो रैट ट्रैप ना बेचे, कुछ और अच्छा काम हम उसे दिला सकें, हमें ये देखना होगा. इट इज़ क्लियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम as badly as that, said the daughter. Last night I did not think there was anything about him to show that he had been once an educated man. Queer is strange. एडला आयरन मास्टर से कहती है कि मुझे कल रात को उसे देखकर कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि जिससे पता चले कि वो एजुकेटेड है. उसके साथ इतना बुरा समय रहा है, ये बहुत स्ट्रेंज बात है. बट द फादर सेड टू हिम, आयरन मास्टर ने उसे कन्विंस करने के लिए कहा, यू मस्ट हैव पेशेंस रखो. एज सुन एज ही गेट्स क्लीन, जैसे ही वो अभी साफ़ होकर नहा कर ड्रेसअप होकर आएगा तुम्हें एक अलग ही पर्सन दिखेगा. लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरस्ड, पिछली रात तो कपड़ों की वजह से ड्यू टू हिज अपीयरेंस ही वॉज एम्बेरस्ड, लेकिन देखना जैसे ही उसके ट्रैम्प क्लोथ्स उतरेंगे उसके ट्रैम्प मैनर्स भी उसके साथ चले जाएंगे. Just as he said this, the door opened and the stranger entered. Yes, now he was truly clean and well dressed. The valet had bathed him, cut his hair, shaved him. अब जैसे ही वो रैट ट्रैप पेडलर अंदर आता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सन है. नहाने के बाद वो एकदम क्लीन हो चुका है, बाल उसके काटे जा चुके हैं, शेव किया है उसने, और आयरन मास्टर के एक सूट भी पहना हुआ है उसने आयरन मास्टर का दिया हुआ, जिसमें वो बहुत गुड लुकिंग लग रहा है, अच्छा लग रहा है, वेल ड्रेस्ड है. उसने एक वाइट शर्ट पहनी हुई थी एंड स्टार्च्ड कॉलर एंड वाइट एंड होल शूज़. तो प्रॉपर ड्रेसअप में, फॉर्मल क्लोथ्स में वो ड्रेसअप होकर आया है अभी. बट ऑल दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड. उसको इतना साफ सुंदर देखकर भी आयरन मास्टर को खुशी नहीं हुई. He looked at him with puckered brow, and it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. But that now, when he stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. उसे देखकर ऐसा लग रहा था, आयरन मास्टर ने उसे देखकर अपनी ब्रोज पकड़ की, ऊपर की तरफ अपनी ब्रोज को खींचा, सिंस ही वॉज लुकिंग सरप्राइज्ड, और उन्हें देखकर इजीली समझ में आ गया कि रात को आयरन मास्टर ने फर्नेस की लाइट में मिस्टेक कर दी है. दिस वॉज नॉट द सेम पर्सन, ये वो नहीं है जो आयरन मास्टर समझकर उसे वहाँ लेकर आए थे. बट दैट नाउ, अब ब्रॉड डे लाइट में अब तो कोई मिस्टेक का चांस है ही नहीं कि वो उसे कुछ और समझे. एंड ही थंडर्ड, ज़ोर से बोले वो, व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब है. The stranger made no attempt to dissimulate. He saw at once that the splendor had come to an end. रैट ट्रैप पेडलर ने कुछ नहीं कहा, उसे मालूम था कि जो स्प्लेंडर, जो उसे अच्छा वेलकम मिल रहा था, इतना स्वागत आव भगत हो रही थी उसकी, इट हैज़ नाउ कम टू एन एंड. ही सेड, इट्स नॉट माई फॉल्ट सर, मैंने तो आपके आगे कभी भी प्रिटेंड नहीं किया कुछ भी, मैंने थोड़े ही आपसे कुछ कहा था, मैंने तो यही कहा था कि मैं एक पुअर ट्रेडर हूँ. आई प्लीडेड एंड बेग्ड ऑल्सो, मैंने आपसे प्लीड, कितनी रिक्वेस्ट की, बेग किया कि आप मुझे फौज में ही रहने दें. बट नो हार्म हैज़ बीन डन,
लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। एट वर्स्ट मैं ये कर सकता हूँ कि अपने रैग्स दोबारा फटे हुए कपड़े पहनता हूँ एंड गो अवे, और यहाँ से चला जाता हूँ। दिस ही ऑफर्ड टू आयरन मास्टर, कि अभी मैंने कोई नुकसान नहीं हुआ है और मेरी कोई ऐसी इंटेंशन भी नहीं थी, तो मैं चला जाता हूँ। वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग अ लिटिल, लेकिन तुम ऑनेस्ट भी तो नहीं थे, यू मस्ट एडमिट दैट। और मैं सरप्राइज नहीं हूँ अगर शेरिफ आ जाके तुमसे मिले तो। शेरिफ इज़ पुलिसमैन, कॉप। तो उन्होंने पुलिस को बुलाने की थ्रेटन किया। द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट। रेड ट्रैप पेडलर एक कदम आगे बढ़ा और उसने टेबल को ज़ोर से अपनी फिस्ट से मारा। एंड ही सेड, वो अपनी द वर्ड इज़ अ रैट ट्रैप वाली थ्योरी आयरन मास्टर को समझाने लगा। ही सेड, आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर कि ये सारी दुनिया कैसे चलती है। ही सेड, दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। इसमें जितनी भी चीज़ें हमें ऑफ़र की जाती हैं वो सिर्फ चीज़ रिंस और पोक की तरह हैं हमें फंसाने के लिए। दीज आर सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो इन टू ट्रबल। किसी भी पुअर फेलो को ट्रबल में फंसाना ही इसका पर्पस होता है। और अगर आज आप पुलिस को बुलाएंगे और मुझे जेल भिजवा देंगे, तो मिस्टर आयरन मास्टर याद रखिए कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब आपको भी ऐसा ही बड़ा सा पीस ऑफ पोक मिलेगा और आप भी ऐसे ही जाल में फंस जाओगे। तो आयरन मास्टर को ये आइडिया बहुत पसंद आया एंड ही बिगेन टू लाफ। ही फर्दर सेड, दैट्स नॉट सो बैडली सेड माय गुड फेलो, परहैप्स हमें क्रिसमस पर शेरिफ को भी छोड़ देना चाहिए, तो वो भी क्रिसमस एंजॉय करते हैं, लेकिन तुम भी यहाँ से जितना जल्दी हो सको भाग जाओ। तो उसका ये आइडिया आयरन मास्टर को पसंद आया, उन्होंने उसे छोड़ दिया। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, एडला के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। शी सेड, आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे, आई डोंट वांट हिम टू गो। एडला वॉज थिंकिंग कि एक होमलेस पर्सन को वो खुद अपने घर इनवाइट करके आए हैं, उसे बड़े बड़े सपने दिखाए क्रिसमस स्पेंड करने के, और क्रिसमस विच इज़ अ फेस्टिवल ऑफ शेयरिंग एंड केयरिंग। और एडला इसी थॉट के साथ बड़ी हुई थी, तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि ऐसे किसी पर्सन को इस तरह से टर्न अवे कर देना। तो जैसे ही वो डोर ओपन करने लगा, एडला ने उसे रोक लिया। बट द फादर सेड, व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, तुम कर क्या रही हो। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बेरस्ड। एडला वहाँ एम्बेरस्ड खड़ी है और उसे समझ नहीं आ रहा वो क्या कहे। आज सुबह उसे कितना अच्छा लग रहा था जब वो सोच रही थी कि एक पुअर और हंग्री पर्सन के लिए वो लोग क्रिसमस कितना अच्छा करने वाले हैं। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस। वो इस आइडिया को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही है, और इसीलिए उसने वेगाबॉन्ड को, उस ट्रैम्प को रोका। एंड शी सेड, आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर. He walks and walks all the year long, and there is probably not a single place where he can feel at home or where he is welcome. ये आदमी जो कि एक स्ट्रेंजर है हमारे लिए, पूरा साल चलता रहता है। हर हर रोज़ सुबह वो चलना शुरू करता है और रात तक चलता रहता है। पूरी दुनिया में एक सिंगल प्लेस भी ऐसा नहीं है जिसे वो घर कह सके, जहाँ उसे कोई देखकर खुश हो। जहाँ भी वो जाता है ही इज़ चेस्ड अवे, उसे लोग भगा देते हैं। उसे हर समय अरेस्ट होने का डर होता है, क्रॉस एग्जामिन होने का डर होता है। आई शुड लाइक टू हैव हिम एन्जॉय अ डे ऑफ पीस विद अस हियर। लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि वो आज हमारे साथ एक डे ऑफ पीस, एक पीसफुल डे हमारे साथ यहाँ गुजारे। जस्ट वन इन द होल ईयर, पूरे साल में सिर्फ एक दिन। हम सब के पास घर है, हम सब के पास कोई ना कोई जगह है जहाँ हमें पूरे दिन काम करने के बाद जाना पसंद है, लेकिन पेडलर के पास ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ कोई उसे देखकर खुश होता हो। उसकी लाइफ में तो कोई पर्सन भी नहीं है। तो एडला ने उसके लिए इतने सारी बातें सोची थी क्रिसमस से रिलेटेड, तो वो इस थॉट को अपने माइंड से निकाल नहीं पा रही, और उसने फादर से रिक्वेस्ट की कि सिर्फ एक दिन इसे पीसफुली यहाँ पर रुकने दो। द आयरन मास्टर मम्बल समथिंग इन हिज बेड। आयरन मास्टर अपनी बेटी को अपोज नहीं कर पा रहे हैं और वो मुंह में ही कुछ बड़बड़ाए, धीरे से बोले, ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, शी कॉन्टीन्यूड। एडला आगे कहने लगी, हाँ ये मिस्टेक ही थी कि हम इसे यहाँ ले आए, बट एनी वे आई डोंट थिंक कि कोई ह्यूमन बीइंग जिसे हम खुद लेकर आए हैं अपने घर, जिसे हमने क्रिसमस चीयर प्रॉमिस किया है, उसे हम ऐसे भगा दें।
तो अपनी बेटी की बातें सुनकर आयरन मास्टर कहते हैं, यू डू प्रीच वर्स देन अ पार्सन, तुम तो पार्सन से भी बुरे प्रीचिंग करते हो. प्रीच मीन्स टू सर्मनाइज, उपदेश देना, एंड पार्सन प्रीस्ट, कि तुम तो पादरी से भी बुरे उपदेश देती हो. आई ओनली होप यू वोंट हैव टू रिग्रेट दिस, हमें रिग्रेट ना करना पड़े, बस मैं तो यही सोच रहा हूँ. इतने में यंग गर्ल ने जब देखा दैट अ फादर हैज़ गिवन इन, तो उसने स्ट्रेंजर का हाथ पकड़ा और उसे लाकर टेबल पर बिठा दिया. एंड शी सेड, नाउ सिट डाउन एंड ईट. द मैन विद द रैट ट्रैप सेड नॉट अ वर्ड. रैट ट्रैप पेडलर ने एक भी शब्द नहीं कहा. वो तो एडला के इस बिहेवियर पर काफ़ी सरप्राइज था. वो चुपचाप बैठा और खाना खाने लगा. टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल. बस बीच बीच में वो एडला की तरफ देख रहा था कि क्या ऐसा दुनिया का क्रेज़ी आइडिया हो सकता है या क्यों उसने ऐसा किया. आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट रामसो पास जस्ट एज इट ऑलवेज हैड. अब रामसो में जैसे हर साल क्रिसमस शांति से गुजरता था वैसा ही निकला. पूरे दिन उस स्ट्रेंजर ने कुछ नहीं किया. ही डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल. वो तो सिर्फ खाता और सोता रहा. द होल फोरनून, पूरी दोपहर, खाने से पहले तक का टाइम वो सोफे पे लेटा रहा गेस्ट रूम में और सोता रहा. दोपहर को उसे उठाया गया खाने के लिए, तो वो उठा, खाना खाया और फिर से सो गया. इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था उसे देखकर जैसे कई सालों से वो सोया ही नहीं है इतनी क्वाइटली और सेफली. इन द इवनिंग, शाम को उसे फिर उठाया जब क्रिसमस ट्री पे लाइट्स लगाई गई. एंड ही स्टूड देयर फॉर अ वाइल इन द ड्राइंग रूम. थोड़ी देर के लिए वो ड्राइंग रूम में खड़ा रहा, ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम. और कैंडल्स जल रही थी और वो बार बार ब्लिंक कर रहा था जैसे कैंडल लाइट भी उसकी आंखों में चुभ रही हो. लेकिन जैसे ही थोड़ी देर के बाद वो फिर से गायब हो गया. 2 hours लेटर ही वॉज अराउज्ड वंस मोर. 2 घंटे बाद उसे दोबारा से उठाया गया और वो नीचे आया तो सही. उसने उसके बाद खाना खाया. दैट वॉज क्रिसमस फिश एंड पॉरेज. जैसे ही वो लोग टेबल से उठ रहे थे खाना खाने के बाद, तो पेडलर उठा. वो हर एक के पास गया जो वहाँ टेबल पर बैठा था और उन्हें थैंक यू और गुड नाइट बोला. लेकिन जब वो यंग गर्ल एडला के पास पहुंचा, शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड. तो एडला ने पेडलर को बोला दैट इट वाज हर फादर्स इंटेंशन, कि ये आयरन मास्टर की विश है कि जो सूट पेडलर ने पहना हुआ है, इट वॉज टू बी ए क्रिसमस प्रेजेंट. वो उसका क्रिसमस प्रेजेंट है और वो सूट वो अपने पास रख सकता है. ही डिडंट हैव टू रिटर्न इट. एंड इफ़ ही वांटेड टू स्पेंड नॉट ओनली दिस, उसके बाद एडला ने उसे प्रॉमिस किया कि नेक्स्ट ईयर भी अगर तुम क्रिसमस ऐसे ही किसी जगह पर शांति से बिताना चाहो, एंड बी श्योर दैट नो इविल वुड बी फॉल हिम. और इस बात के लिए श्योर रहना कि तुम्हें कोई इविल यहाँ टच नहीं कर सकेगा. तुम यहाँ दोबारा नेक्स्ट ईयर भी वेलकम हो. अगर तुम क्रिसमस स्पेंड करने आना चाहो तो तुम आ सकते हो. द मैन विद द रैट ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस. उसके पास कुछ बोलने के लिए था ही नहीं. वो तो बस सरप्राइज था कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है. तो वो तो एडला को बस स्टेयर करता रह गया इन बाउंडलेस अमेजमेंट, सरप्राइज में. नेक्स्ट मॉर्निंग आयरन मास्टर और उनकी बेटी उठे, क्योंकि क्रिसमस है उस दिन, 25 दिसंबर है, और क्रिसमस सर्विस के लिए, प्रेयर के लिए उन्हें चर्च जाना था. देयर गेस्ट वॉज स्टिल अस्लीप. पेडलर अभी भी सोया हुआ था तो उन्होंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया. एंड एट अबाउट 10 o'clock, वो लोग जब चर्च से वापस आ रहे हैं, द यंग गर्ल सैट एंड हंग हर हेड इवन मोर डिजेक्टेडली देन यूजुअल. दिस यंग गर्ल इज़ एडला. वो कैरेज में बैठी तो है अपने फादर के साथ, बट उसने अपना सर लटका रखा है. इवन मोर डिजेक्टेडली, बहुत डिजेक्शन में, डिसअपॉइंटमेंट में. देन मोर देन यूजुअल, यूजुअल से भी ज़्यादा. चर्च में उन्हें पता चला था कि आयरन वर्क्स में काम करने वाले एक ओल्ड क्रॉफ्टर के घर पर किसी आदमी ने चोरी की है. वो आदमी रेड ट्रैप्स बेचता है. सो दे इट वाज क्लियर नाउ कि जो उनके घर में आदमी रुका हुआ है जो रेड ट्रैप बेचता है, वही ओल्ड क्रॉफ्टर के घर से पैसे चुरा कर आया था. तो जैसे ही उन्हें ये बात चली, वो लोग पता चली, वो घर की तरफ दौड़े. यस, दैट वाज द फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस, सेड हर फादर. अब तक एडला बोलती आ रही थी, लेकिन अब फादर के बोलने की बारी थी. तो उन्होंने एडला से कहा, हाँ ये तो वही आदमी है ना जिसे तुमने घर पर रुकाया है. आई ओनली वंडर, मैं तो सिर्फ यही सोच रहा हूँ कि जब हम घर जाएंगे तो कितनी सिल्वर स्पून्स पड़ी मिलेंगी.
द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स। अभी उनकी गाड़ी ढंग से रुकी भी नहीं थी फ्रंट स्टेप्स पर कि आयरन मास्टर ने वैले को आवाज़ देकर पूछा कि क्या स्ट्रेंजर अभी भी घर पर है, और ये भी बता दिया एक ही सांस में कि उन्हें चर्च में पता चला दैट द मैन वॉज अ थीफ। द वेले आंसर्ड दैट द फेलो हैड गॉन एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल। सर्वेंट ने उन्हें बताया कि वो आदमी चला गया और कुछ भी नहीं लेकर गया। ऑन द कॉन्ट्ररी, बल्कि इसके बिल्कुल विपरीत वो एक छोटा पैकेज मिस विल्मनसन के लिए एज अ गिफ्ट छोड़ गया है, इफ़ शी वॉज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज अ क्रिसमस प्रेजेंट, अगर वो उसे क्रिसमस प्रेजेंट की तरह एक्सेप्ट करे तो। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज। एडला जब वो पैकेज खोल रही थी, इट वॉज बैडली डन अप, बहुत बुरी तरह पैकिंग की थी, इतनी बुरी तरह कि उसके कंटेंट्स पहले ही दिख रहे हैं, अंदर क्या है गिफ्ट वो वैसे ही दिख रहा था। एंड शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, वो खुशी से चिल्ला पड़ी जैसे ही उसने देखा कि उस पैकेज के अंदर एक छोटा रेड ट्रैप है और 3 रिंकल 10 क्रॉनर के नोट्स हैं। यस, द सेम मनी दैट ही स्टोल फ्रॉम द क्रॉफ्टर, जो उसने क्रॉफ्टर से पैसे चुराए थे वही पैसे थे ये। एंड दैट वाज नॉट ऑल, एक लेटर भी था उसके अंदर, रिटन इन लार्ज जैगेड कैरेक्टर्स, बड़े बड़े टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा हुआ। एंड द लेटर रेड, Honored and noble miss, since you have been so nice to me all day long. Honored and noble miss, उसने एडला को रेफ़र किया था। आगे उसने फर्दर थैंक करते हुए कहा था क्योंकि आप पूरा दिन मेरे लिए इतना नाइस रहे हो मेरे साथ, एज इफ़ आई वॉज अ कैप्टन, तो मैं भी आपके साथ नाइस रहना चाहता हूँ जैसे कि मैं सचमुच में कैप्टन हूँ, क्योंकि मैं आपको एम्बेरस नहीं करना चाहता कि क्रिसमस है, फेस्टिव सीज़न है, और एक चोर के रूप में मैं आपको एम्बेरस नहीं करना चाहता हूँ। और ये मनी जो 3 नोट्स थे 10 क्रॉनर के, ये आप उस ओल्ड मैन को वापस कर सकते हो जो रोड साइड में रहता है और मनी पाउच को विंडो फ्रेम पर एज अ बेट हैंग करके रखता है। एज अ बेट क्यों? क्योंकि वो जानबूझकर घर में ऐसी पोजीशन पर रखता है वो मनी कि कोई भी उसे इजीली चुरा सके। Further, he added, he said, the rat trap is a Christmas present from a rat who would have been caught in this world's rat trap if he hadn't been raised to captain, because in that way he got power to clear himself. उसके अकॉर्डिंग जब उसे एक कैप्टन की तरह ट्रीटमेंट मिला, एडला ने जब बिल्कुल वैसी ट्रीटमेंट दी जैसे कि वो सचमुच का ही नील ज़ोलफ है, तभी उसके अंदर ये स्ट्रेंथ आई, एबिलिटी आई कि वो अपने आप को कैप्टन समझ सका। और उसे अब लग रहा था, बुरा लग रहा था कि अगर वो एक थीफ की तरह ही रिएक्ट करेगा तो एडला के बिलीफ को तोड़ देगा, एडला का विश्वास टूट जाएगा। तो इसीलिए एक कैप्टन होने के नाते ही उसने अपने आप को एक कैप्टन फील किया, तभी उसके अंदर ये स्ट्रेंथ आ सकी दैट ही वाज एबल टू ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ, वो अपने आप को रिफॉर्म कर पाया, बदल पाया। एंड ही इज़ रेफरिंग हिमसेल्फ टू अ रैट, क्योंकि एक रैट की तरह वो भी शायद इस वर्ड के रैट ट्रैप में ट्रैप होके रह जाता अगर एडला उसे वो वेलकम, वो रिस्पेक्ट ना देती जो एज अ कैप्टन उसे मिला। तो ये एक क्रिसमस प्रेजेंट वो अपनी तरफ से एडला को ऑफ़र कर रहा था। Written with friendship and high regard, Captain Wants to Hell. Not only this, at the end he signed himself also as Captain Wants to Hell. उसने अपने आप को एक कैप्टन की तरह ही साइन ऑफ किया। ही डिड नॉट राइट हिज रियल नेम हेयर ऑल्सो। तो पूरी स्टोरी में ना तो हमें कहीं उसका रियल नेम सुनने को मिलता है, हमें सिर्फ इतना पता है दैट ही इज़ अ रैट ट्रैप पेडलर, जो एडला के बिलीफ, उसके लव, उसके अंडरस्टैंडिंग की वजह से अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाया और एक बेटर ह्यूमन बींग बन पाया। That's all for today. Have a nice day.